नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के अंदर कल जो ड्रामा हुआ, ड्रामा कहें या क्या कहें या सरकार की अकड़ कहें, आखिर यह सरकार करती हुआ हर काम घुटने टेक कर जनता के सामने जो जनता की मांग हो अब सुनने लगी है, अब उस पर गौर करने लगी है, क्योंकि जनता मोदी सरकार का इलाज जो है ना वह ढूंढ ली है। जो मोदी सरकार को जो सत्ता का नशा था उस नशे को उतार दिया है जनता ने, और जब नशे को उतार दिया है तो मोदी सरकार तिलमिलाने सी लगी है। अब राहुल गांधी ने साहिल के एफआईआर कराने को लेकर जब पुलिस स्टेशन में नोक-झोंक होने लगी और पुलिस अपने उसी रवैये में जो जिस रवैये में रहती है उसमें अड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा राहुल ने भी कोशिश कर दी, पूरा नहीं, थोड़ा सा, कि अगर एफआईआर नहीं हुआ और जब तक नहीं होगा और जब तक डॉक्यूमेंट एफआईआर का हाथ में नहीं मिलता, मैं भी यहीं पर बैठने वाला हूं, यहां से जाने वाला नहीं। जब राहुल गांधी ने यह बात नोकझोंक अंदर हुई की, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो शब्द कहा गया, अब दर्शक जरा गौर कीजिए और सोचिए कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे इस देश की 58% ज्यादा लोग पीएम बनाना चाहते हैं, और जो पीएम है वह मात्र 36% लोगों का, यानी कि प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के थाने में जाने के बावजूद एफआईआर नहीं होता है। और प्रशासन कहती है, साफ शब्दों में उसने कहा, ऑन रिकॉर्ड है यह, कि हमें ऊपर से आदेश है, हम एफआईआर नहीं करेंगे। और राहुल गांधी कहते हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 6 महीना, जब तक नहीं होगा मैं यहीं पे रहूंगा। और साहिल उसकी मां के साथ राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं। अब आप सोचना यह बहुत जरूरी है कि सरकारें किसके लिए होती हैं? आम जनता के लिए, आम जनता के वोटों से सरकार बनती है। फिर आखिरकार साहिल का वह एफआईआर क्यों नहीं बनाता? क्योंकि 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से आंदोलन उठा और संसद के गेट तक पहुंचा, उसमें जो गृह मंत्रालय ने आदेश दिए थे, या बिना आदेश के, दोनों चीजें ले लीजिए, आदेश नहीं दिया और पैलेट गन चला है तो भी गुनाहगार गृह मंत्री, और गृह मंत्री ने आदेश दिया तो भी गुनाहगार, यानी कि गुनाहगार गृह मंत्री है इस देश का, उन बच्चों के ऊपर जो पैलेट गन चला है। अब 200 छर्रे, आप दर्शक ध्यान से समझिए, 200 छर्रे साहिल के शरीर में है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई और वह पुलिस में भर्ती होना चाहता, तैयारी कर रहा था। आंखों की रोशनी नहीं आएगी, 2 छर्रे अभी भी आंखों में हैं, और जो छर्रे निकाले गए थे वह छर्रे ले करके गए थे। अब सरकार कहती है कि पैलेट गन नहीं चला, और बहुत दुर्भाग्य है कि इस देश का संसदीय कार्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को कहता है कि झूठे अफवाहें फैलाई जा रही है कि पैलेट गन चला, कोई पैलेट गन नहीं चला। तो उसकी आंखों में क्या पड़ा हुआ है जो यह दिखाई नहीं देता? लेकिन 7 घंटे के बाद एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है एक पीड़ित व्यक्ति का,
एफआईआर 7 घंटे के बाद तब एफआईआर दर्ज होता है जब देश का लीडर ऑफ अपोजिशन वहां 7 घंटे बैठता है धरने पर, और देश के अलग अलग राज्यों में खेल उल्टा पड़ने लगता है। हर जगह लोग धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पर आ जाते हैं और एक दूसरा प्रारूप लेने लगा था यह धरना प्रदर्शन। तब शाम को सरकार की नींद टूटती है और एफआईआर होता है। अब एफआईआर तो हो गया, एफआईआर हो गया तो इस एफआईआर में अमित शाह पूरी तरह से फंस गए। अब यह बात अलग है कि इनकी सत्ता है और पुलिस इनके खिलाफ नहीं जाएगी, और कोर्ट ने जो इन्हें बचाने के लिए कमेटी बनाई है उस कमेटी पर इस देश को भरोसा नहीं है, क्योंकि वह कमेटी जैसे अडानी के मामले में कमेटी बनाई गई थी, सेम कमेटी अब भी बनाई गई है, तो फिर वह अमित शाह को बचा ले जाएगी। लेकिन इस एफआईआर को पैलेट गन के नहीं बदल सकती। यह एफआईआर का जवाब देना पड़ेगा कि यह पैलेट गन किसने चलाया, और यह गन सिर्फ प्रशासन के पास ही होता है और किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास नहीं। जब सरकार बदलेगी इसी एफआईआर पर अमित शाह जेल के सलाखों पे जाएंगे या फांसी पे चढ़ेंगे, क्या होगा वह बात की बात है, लेकिन बचेंगे नहीं। और वह अधिकारी भी नहीं बचेगा जिसने चलाया है, और वह अधिकारी भी नहीं बचेगा जिसने आदेश दिया है, और वह मंत्री भी नहीं बचेगा जिसने के आदेश पर यह सब कुछ हुआ। अब चर्चा इस बात की है कि 20 तारीख को गोलियां चलनी थी, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया, तो पैलेट गन चला, जबकि पैलेट गन वहां आना ही नहीं था। अब साहिल के साथ साथ तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जो आरटीआई के रिपोर्ट में आए हैं कि पैलेट गन लगा है, और कुछ लोगों के रिपोर्ट्स ही नहीं आए हैं, और उनको रिपोर्ट न तो हॉस्पिटल देने को तैयार है और न तो सरकार देने को तैयार है। अब ऐसे में एक व्यक्ति का एफआईआर होने के बाद बाकी 9 जो हैं जो आरटीआई में आए उनका भी एफआईआर दर्ज होगा, यानी कि जांच का उल्टा हो गया। अब जांच कमेटी के भी सवालों के घेरे में आ जाएगी कि आखिर यह एफआईआर जो हुआ है तो इसका पता लगाना आखिर किसने चलाया पैलेट गन, यह जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं मूल मुद्दों पर कि यह हो गया कि राहुल गांधी ने आखिरकार एफआईआर करवा ही दिया, ठीक है। जो मोदी का नशा उतर गया है, जो गुरूर था कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे और कुछ नहीं करें, अभी तक 12 सालों तक जो चल रहा था, राहुल गांधी ने इनको हर जगह घुटने के बल लाया है और इनका गुरूर बार बार तोड़ रहे हैं। कोटा के अंदर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रोकने की कोशिश की, बहुत ही सफल हुआ, बैकफुट पर आई सरकार। देहरादून के अंदर रोकने की कोशिश की, परमिशन कैंसिल किया, डबल हो गई जनता, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आई। प्रयागराज जो इलाहाबाद पहले था, इलाहाबाद के अंदर परमिशन कैंसिल कर दिया गया, छात्रों की गूंज, तकरीबन कहा जाता है 4 से 5 लाख लोग इलाहाबाद में इकट्ठे हुए राहुल गांधी को से, जितना अंदर नहीं थे उसका कई गुना बाहर थे सड़कों पर। उसके बावजूद भी नाले का पानी छोड़ दिया गया, तभी भी लोग गए नहीं, सड़क पर खड़े होकर के देखते ही रहे, सुनते ही रहे। अब पुणे के अंदर महिलाओं की गूंज आज शाम 5 बजे, इसके लिए कर्फ्यू वाले हालात कर दिए गए कि बैनर पोस्टर नहीं लगेगा, नारेबाजी नहीं होगा, रील नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जब 2 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए और मोदी सरकार पुलिस को आगे करके अलग अलग जो आदेश जारी करा रही थी, तो रक्षाबंधन और नागपंचमी का जो हवाला दिया गया था, तो क्या नागपंचमी और रक्षाबंधन में कर्फ्यू लगता है पूरे देश में?
और सिर्फ पुणे में ही, तो बाकी महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगा? अब इन चीजों में जब बच्चे बाहर निकल करके आए और कहे कि प्रोग्राम तो वही होगा और नहीं हुआ तो हम वहीं पे बैठेंगे, तब पुलिस के हाथ पांव घूमने लगे। तो प्रशासन ने सामने से आकर फिर से परमिशन दिया। 30 शर्तें रखी, 30 शर्तों पर परमिशन, लेकिन वह शर्तें बेबुनियाद है और कोई मतलब नहीं। यहां भी घुटने के बल है। तो जो नशा था, गुरूर था ना एक तानाशाही का, मोदी का, उस नशे को पूरी तरह से राहुल गांधी ने उतार दिया कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर नहीं आ पाए, चेहरा नहीं दिखा पाए। अब नायडू और अमित शाह में भी टकराव कल हो गया। साउथ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी और डीएमके के साथ अमित शाह की साठगांठ चल रही है कि आप हमें समर्थन दे दीजिए 22 साल से। डीएमके देगी नहीं देगी यह बात की बात है, अभी तक तो क्लियर नहीं है कि वह समर्थन देगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जरूर इस टकराव के बाद आने वाले दिनों में वह साथ छोड़ने वाले हैं, यह साफ नजर आ गया। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू की जितनी मुश्किलें आंध्रा के अंदर बढ़ रही हैं, चंद्रबाबू नायडू वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल चंद्रबाबू नायडू के बेटे की है, नारा लोकेश। आंध्रा के अंदर जेएनजी का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और नारा लोकेश शिक्षा मंत्री हैं नायडू सरकार में, और उनके इस्तीफे की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो रहा है और पेपर में गड़बड़ियां अमित शाह के इस्तीफे पर भी निर्भर है। ऐसे में अमित शाह को हटाने के लिए चंद्रबाबू नायडू का बहुत प्रेशर मोदी के ऊपर है और अमित शाह अपने आप को बचाने के लिए स्टालिन को लाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना हो नीतीश नायडू कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन की दोस्ती भी बेमिसाल है। स्टालिन ही है जो पूरे साउथ को एक कर रहे थे डिलिमिटेशन पर, और चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने दूत भेजे थे उनकी बैठक में, सरकार को समर्थन देते हुए भी। तो स्टालिन अमित शाह की मंशा पूरा करेंगे और ऐसे हालात में जब पूरा देश का युवा सड़क पर है, इस देश का जेन अल्फा सड़क पर है, लगता तो नहीं है लेकिन कहते हैं कोशिश करने में जाता क्या है। अमित शाह और मोदी लगातार अब कोशिश जो कर रहे हैं वह कोशिश उन्हें अपनी वजूद बचाने का नहीं, अपने गुनाह को छिपाने का है कि जो उन्होंने अभी तक गुनाह किए हैं सब कुछ खुल करके सामने आ चुका है और इसके बाद सिर्फ सजा होती है। तो इससे भी बचने के लिए उनके पास कोई रास्ते ऑप्शंस नहीं बच रहे। इस बीच मोदी को एक एक दिन भारी पड़ रहा है कि कब चली जाएगी पीएम की कुर्सी, यह उन्हें नहीं पता है। एक एक दिन भारी पड़ रहा है मोदी को। इसलिए भी बात हो रही है कि कब चली जाएगी पीएम की कुर्सी, यह किसी को नहीं पता, क्योंकि आरएसएस पीछे पड़ गया है। आरएसएस बहुत बुरी तरह से फंस गया है मोदी और शाह की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो दरार है वह लगातार बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो यह एक एक दिन भारी है ना, आज कुछ और तो कल कुछ और हो रहा है। तो ऐसे में जब 240 सांसद भी आपके से सहमत नहीं है और आपके खिलाफ हो रहे हैं और सहयोगी दल में संकट है कि वह परेशान है अपने अपने क्षेत्रों से और आपका चेहरा धूमिल हो चुका है, तो फिर सरकार कैसे बचेगी और पीएम की कुर्सी कैसे बचेगी, जब आपसे उन्हें कोई लाभ होना नहीं है बल्कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अब चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे की चिंता है कि उनके बेटे की कुर्सी गायब हो जाएगी,
अपनी ही सरकार में। तो फिर शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई तो उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? अब ऐसे में अमित शाह पर एफआईआर हो गया और एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार ईर घाट जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू वीर घाट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी 240 मोदी के पीछे नहीं खड़े हैं। या तो शोले फिल्म वाला कहानी हो गई, कुछ इधर जाओ कुछ उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, और अकेले पड़ गया थानेदार। यही हाल मोदी का हो गया कि मोदी अकेले हैं। तो फिर राहुल गांधी का तीर सीधे निशाने पे लगा और राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं और एक एक दिन भारी पड़ते जा रहे हैं मोदी पर। और इसका तोड़ इनके पास नहीं है। इसलिए भी तोड़ नहीं है क्योंकि इन्होंने जितने झूठ बोले हैं 12 साल में, इस देश का भविष्य जो है युवा पीढ़ी उसे समझ आ गया कि हमें गुमराह जो किया जा रहा है। और इसके बावजूद सिर्फ समस्या जेनजी का नहीं है। जेनजी तो एक जरिया है जो इस देश के खत्म होते संविधान को बचा लिया, खत्म होते लोकतंत्र को बचा लिया। सैल्यूट वैसे जेनजी को, इस देश के सभी उन जेनजी को। लेकिन महंगाई बढ़ी है। आप दर्शक जो अब मार्केट से सामान लेके आइए कि चीनी 65 रुपया किलो, खाने के तेल में 60 रुपया लीटर बढ़ गया रेट, चावल के रेट बढ़ गए, दाल के रेट बढ़ गए, हर चीज के बढ़ गए। आप इस बात पर गौर कीजिए कि जितने रेट बढ़े हैं क्या आपका इनकम बढ़ा या वह इनकम कम हो गया? तो आपको सच्चाई समझ आएगी। और मजदूर को मजदूरी मिल नहीं रही है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है और युवा को न शिक्षा और न रोजगार। तो फिर ऐसी सरकार का क्या काम? फिर इस सरकार को एक बड़ी चुनौती इस देश के युवा दे रहे, तो फिर उनके माता पिता भी उनके साथ आकर के खड़े हैं। यहीं पर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार का मुख्य कारण यही हो गया कि कोर वोटर जो है वह भी छटक रहे हैं। तो दूसरे वोटर कहां से आएंगे? और सी वोटर के सर्वे ने इस बात को जाहिर किया था कि खुद के वोटर 86.8% जा रहे हैं। अब कुछ जानकारों का यह कहना है कि अगर यह सरकार गिर भी जाए तो मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। अमित शाह की छोड़िए, मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी को धक्का मार के हटाना पड़ेगा। या मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग का कहना है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ट्रंप किए थे पिछली बार, जब वह उनके राष्ट्रपति नहीं चुने गए तो वह व्हाइट हाउस छोड़ करके जा ही नहीं रहे थे, गोली भी चली थी, कुंडी मार के बैठे हुए थे। लेकिन उन्हीं के लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्हीं की पार्टी उनके खिलाफ हो गई कि संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो अब दर्शक सोचिए कि हमारे देश में चुनाव आयोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, चुनाव आयोग इनके खिलाफ जा नहीं सकता, इन्हीं का व्यक्ति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आज तक किसी को पता ही नहीं चल, किसी ने आवाज ही उनकी नहीं सुनी होगी। बहुत कम इक्का दुक्का लोग आवाज सुने होंगे, लेकिन आम पब्लिक तो आवाज नहीं सुनी होगी। किसी बात में हस्तक्षेप किए हो सरकार को किसी चीज के लिए रोक दिए हो कोई फाइल को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हुआ तो दही और शक्कर खिलाती है प्रधानमंत्री को, नामांकन के लिए जाइए। बताइए, एक राष्ट्रपति, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति मणिपुर को लेकर के कुछ नहीं बोलती है और बंगाल के लिए उनको पीड़ा होने लगती है, उत्तर प्रदेश के लिए पीड़ा नहीं होती है, महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ बर्बरता होती है, पीड़ा नहीं होती है, लाखों करोड़ों
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पीड़ा नहीं होती है। 20 जुलाई को बच्चों पर बच्चियों के कपड़े फाड़े गए तो पीड़ा नहीं हुई, तो वह क्या मोदी को इस्तीफा देने के लिए जोर लगाएंगे या अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट, क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत से आप यह उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन अमेरिका में सब खिलाफ हो गए ट्रंप के। और लेकिन इस देश की युवा पीढ़ी वह सबके उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। क्या राष्ट्रपति और क्या चुनाव आयोग और क्या सुप्रीम कोर्ट, जिस युवा पीढ़ी से यह सरकार हिली है वही युवा पीढ़ी इनको उखाड़ फेंकेगी आने वाले दिनों में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नशा तो उतर ही गया है, अब अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहा है। और अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे या उनका मंत्रालय बदल दिया जाएगा या इस्तीफा हो जाएगा? बहुत जल्द इसका भी फैसला होने वाला है। शरद पवार क्या गद्दारी करके इंडिया गठबंधन से मोदी के साथ जाएंगे? क्या इस देश को धोखा दे करके स्टालिन डीएमके के चीफ अपने 22 सांसदों के साथ मोदी के साथ जाएंगे, जब हर कोई इनका साथ छोड़ रहा है? तो कुछ ही दिन में आप दर्शकों के सामने यह भी आने वाला है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।